Good evening, friends. I welcome you all in my channel HES Preparation with Pradeep. एंड आज का जो टॉपिक है मैं आपके सामने जो डिस्कस करेंगे हम वो है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल का नाम बेशक HES प्रिपरेशन विद प्रदीप है, बट इसमें जो मैं आपको जो टॉपिक्स जो करवा रहा हूँ अभी रेडी, दे आर ऑलमोस्ट useful for all the exams which are conducted by UPSC, PCS and other exams where most of the questions paper are consisting of objective type objective type questions. And as far as the subjective type questions question papers are concerned, then this preparation will help you all to crack that exam also, because the contents which I am giving you is good enough to you know to crack your questions or paper which are of subjective type nature also, because there is nothing which is uh, left behind whenever I am trying to give this lecture, because ये हो सकता है कि उसमें से जो समझ जो है नहीं आए या कुछ अलग हो जाए, बट जनरली ऐसा होगा कि जो भी ये टॉपिक्स हैं जो भी मैं कर रहा हूँ प्रिपेयर देख रहा हूँ आपको, वो जो है बेस्ट हैं। उस कंटेंट्स में आपको जो जो भी बेस्ट अवेलेबल बुक्स हैं उसमें से मैक्सिमम अवेलेबल आपको जो कंटेंट्स हैं वो इसमें मैंने डाले हुए हैं। वो कहीं पे भी कंटेंट्स में कोई कमी नहीं है, ओनली कमी होगी तो हो सकता है वो मेरे बताने, समझाने या पढ़ाने में होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको कंटेंट्स मिल रहा है वो जो है जिन बुक्स से मैंने पिकअप किया हुआ है वो जो है उस सब्जेक्ट में बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब बनता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट्स और जो नोटिसेबल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या नोटिसेबल फीचर्स हैं वो क्या क्या है। तो इसलिए जो है जनरली जो भी एग्ज़ाम वाले जो होते हैं एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी नोटिसेबल होती है या कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है, तो जनरली एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनर होता है उसका एक बेंट ऑफ माइंड रहता है कि कैसे जो है उसको उस उस चीज़ को जो है स्टूडेंट से या जो एग्ज़ामिनीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे कैसे वो पता किया जाए, ताकि जो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आवर फंडामेंटल लॉ, ठीक है। तो इसी से जो सारे चीज़ें जो है, इसी से जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, इसी से ही डिसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये कि बनता है कि इसके जो जो भी इसके फीचर्स हैं, वी शुड लर्न इट, वी शुड अंडरस्टैंड इट, और जो है इसको अच्छी तरह से कंप्रिहेंड करके कोई भी मन में कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ताकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बने तो आपको उसके बारे में एक क्लियर कट आइडियाज़ हो कि रूल क्या बोलता है और व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दी गई है कि हो सकता है कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये जो है मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ कि आपको जो जो पेपर्स डिवाइड किया होता है उसमें 4 मार्कर्स भी होते हैं, 8 मार्क्स वाले भी होते हैं और 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जनरली इसकी जो संभावना रहती है 8 मार्क्स में आने की मैक्सिमम संभावना रहती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में छोटी सी बात आपने बता देनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर का जो साइज़ होता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, और जो उसमें लिमिटेड ही आपको लिखना होता है। बट ये थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे, और जो है द मोमेंट यू गो फॉर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, देन यू गेट मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम और मैक्सिमम आपके जो सेलियंट्स पॉइंट्स हैं लाइक नोटिसेबल पॉइंट हैं, यू डोंट लीव देम बिहाइंड एंड यू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यूनिक इन कंटेंट्स एंड स्पिरिट। हमारा जो संविधान है वो बहुत यूनिक एंड
एक अद्भुत है, अद्वितीय है इन कंटेंट एंड स्पिरिट जो है, जो भी इसके कंटेंट एंड स्पिरिट है। ऑल्दो बोरोड फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, इट हैज सेवरल फीचर्स विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री। इसको क्या है, ऑल्दो हमारा, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो बी आर अम्बेडकर जी थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो लॉ मिनिस्टर थे इंडियन गवर्नमेंट में। उस जो उन्होंने उनको जो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने उन्होंने क्या किया कि 50 अराउंड, पता नहीं, मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वर्ल्ड ओवर की उस टाइम, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन देखे और उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट पार्ट था उसको लिया और उसमें मॉडिफाई करके जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो उसने बोलते हैं, तो इसने इसीलिए यही लिखा हुआ है कि ये जो होस इट इज़ बोरोड फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज़ सेवरल फीचर्स विच डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद जो है सॉरी, कुछ स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद चेंजेस, इसके जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद व्हेन इट वाज इनेक्टेड और जब इसको लागू किया गया तो देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर रिकॉग्नाइज रियलाइज, और द गवर्नमेंट रियलाइज, दोज हु वर इन द गवर्नमेंट, दे रियलाइज दैट दे, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप विद दिस दोज थिंग्स, और जो इश्यूज उनके सामने आने लगे, देन दे गोज फॉर changes with the to accommodate the requirements and aspirations of the public। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है पब्लिक के लिए, लेकिन अगर पब्लिक की डिमांड्स पूरी नहीं हो, जो उनकी एस्पिरेशन थी, जो उनकी जो आकांक्षाएं थी, जो उनकी इच्छाएं थी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बताया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन उद्देश्य क्या था, तो ये सब चीज़ें उन अगर उनमें कोई कुछ कुछ जब कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुआ और इसको लागू हुआ और धीरे धीरे जब इसको चलने लगा, तो इसमें क्या धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें क्या इन बिटवीन जो है देर ब्रोड सम ऑफ द चेंजेस, उसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स लाई गई लोगों की एस्पिरेशंस को एकोमोडेट करने के लिए, और उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट लाई गई उसमें 7th, 42nd, 44th, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, क्योंकि टिल डेट अराउंड 122 अमेंडमेंट्स तक जो है हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसा आपने देखा था कि अभी तो ओबीसी जो कमीशन था उसको फॉर्मेशन किया गया है, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई। ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बनाया गया। ठीक है, तो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। ठीक है, तो उस समय की वो मांग थी, तो समय की मांग को पूरा करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स की गई। तो इसमें क्या गया, जो 7th और 42nd, 44th, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो थी वो सबसे बड़ी अमेंडमेंट्स थी। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही मतलब काफ़ी हद तक चेंज हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ द चेंजेस, देखो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कहीं पे भी ये इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये पता होना चाहिए कि ये जो आपको बहुत बारे क्वेश्चन आ जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है कब किया गया था, या कई बार आपको होता है कि कोई भी एग्जाम पूछा था कि मैच दी फॉलोइंग, उसमें 42nd अमेंडमेंट और आगे आगे आ जाएगा आपको 1980, बट आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में लाया गया था,
और उस टाइम जो पीएम कौन थी, ठीक है, पीएम इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ठीक है, इसको प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पक्का आपको याद रखना है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें मैंने लिखा है कि वेरी वेरी, ठीक है, इसमें लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद एक और बोलते हैं कि केशवानंदा भारती केस 1973, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि केशवानंदा भारती केस जो है कब आया था और किससे रिलेटेड था ये, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी थी जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, केशवानंदा भारती केस वाज यू नो केशवानंदा भारती केस was जजमेंट was डिलीवर्ड इन 1973, ठीक है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है जी। स्लाइड्स का कुछ दिक्कत आ रहा है सर। अब उसके बाद जो है अभी आ जाता है एक और, इसका जो इसकी जो अभी कि इसकी जो फीचर्स क्या हैं, लेंथियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लेंथियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिकन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं रिटर्न, कुछ होते हैं अनरिटर्न, ठीक है। तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है, उसमें क्या है बहुत ही कम रिटर्न है, लेकिन बहुत कम है, उसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसमें बोलते हैं कुछ 13 चैप्टर्स हैं, जो 30 आर्टिकल्स है, ठीक है, प्लीज़ कन्फर्म इट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है टोटली अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहाँ पे क्या है परंपराएं और जो वहाँ पे के जो नियम हैं वो एकदम पक्के हैं, और उसी वजह से जो है कस्टम्स एंड रेगुलेशन से ही सब कुछ चलता है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन 395 आर्टिकल डिवाइडेड 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल। उसमें जब जब भारतीय भारतीय संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, और जो इनको 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल में। लेकिन अभी जो विद द अमेंडमेंट जो है, अभी जो सिचुएशन है प्रेजेंटली, इट कंटेन 465 आर्टिकल्स डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे उसको अमेंडमेंट होती गई तो इसमें जो आर्टिकल्स भी बढ़ते गए, पार्ट्स भी बढ़ते गए, और शेड्यूल्स भी बढ़ते गए। तो इसमें क्या हुआ कि अभी जो है 465 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें इसके जो अब ये हो सकता है आपको कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द फैक्टर फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सच हाई, मतलब सच बिग कॉन्स्टिट्यूशन और सच लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो संविधान है वो जो इतना लेंथी क्यों है और इतना बड़ा संविधान क्यों है। तो उसमें ये देखो इसके फैक्टर्स हैं दिए गए हैं। एक तो क्या बोल रहे हैं कि पहला देखो जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दैट इज वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। हमारे जो आपको पता है कि जियोग्राफिकल फैक्टर, दैट इज वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। जो आपको पता है कि इंडिया में एक डायलॉग बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में क्या है कि कोई भी एक भी डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है। तो उन सब चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए डेमोक्रेसी में आपको पता है कि डेमोक्रेसी है, तो उसमें सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है, उसी हिसाब से उसको उसी अनुसार उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा बनाना पड़ा, या इतना साइज का बढ़ रहा है। हिस्टोरिकल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वाज बल्कि, और उसको आपको मैंने पहले भी बताया था आपको, जब मैं बता रहा था आपको कि जो इसको मैं बता रहा था आपको क्वेश्चन, एक पिछला जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया कि वो जो 935 का जो आर्टिकल था, दैट वाज वेरी, वो जो बहुत
लेंथी था, बल्कि था, उसको अडोप्ट किया गया है, क्योंकि वो दो ऑलमोस्ट जो है दैट केम एट द टाइम ऑफ नो द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके 10 साल बाद बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में। तो डेफिनेटली ये जो है बड़ा था, ठीक है, तो उसको अडोप्ट किया गया तो नेचुरली वो बड़ा हो गया, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट J&K। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी तो J&K जब धारा 370 खत्म होने के बाद से जो है अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लागू होता है। बट इसको प्लीज़ थोड़ा सा अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन इसके सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर और स्टेट्स के लिए जितने भी, ये सब के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए अलग है, सबके स्टेट के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इधर क्या है, ओनली देयर इज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़, वो सब के लिए, सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, डोमिनेंस ऑफ, ये देखो, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट आल्सो डिटेल प्रोविजन। उसमें क्या है, पहले तो एक तो उसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें जो है मैक्सिमम जो है बहुत से जो सदस्य थे उसके, वो सब जो है लीगल, उनकी सबकी सबसे लीगल बैकग्राउंड के थे, ठीक है। उसमें जो बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता थे और जो है कोई वकील थे, ऐसे ऐसे बोलते हैं, जो एडवोकेट थे, ठीक है। मैक्सिमम सभी जो है लॉयर थे, ठीक है। उनकी डोमिनेंस ज़्यादा थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो डेफिनेटली उन्होंने हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को उसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद जो है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो गवर्नेंस है, उसमें जो डिटेल प्रोविजन दिया, एक एक चीज़ डिटेल में दी हुई है, उसके चक्कर से जो है ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है, दैट हैज़ बिकम एलिफेंटाइन, ठीक है। तो ये आप वहाँ से यू कैन राइट दिस 4 पॉइंट्स, ठीक है, कि जियोग्राफिकल फैक्टर, दैट इज वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वॉज वल्की, एंड थर्ड इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट J&K। इसको प्लीज़ आप, इसको प्लीज़ इसको मत लिखिएगा अभी, ठीक है, एक्सेप्ट J&K। और उसके बाद डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल प्रोविजन, ठीक है जी। तो ये सब जो है उसके बाद क्या है कि उसका सेकंड जो सेलिएंट फीचर है उसके, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैं पहले भी आपको बताया कि ये जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो है इसको बनाया गया हुआ है, इसको लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसके क्या है, जैसे इसके लिए जो कई बार जो है इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है प्लीज़ टेल अस दी, वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, प्लीज़ टेल अस द डिफरेंट सोर्सेज और वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या रिटर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज़ प्लीज़ और डिस्कस तो नहीं आएगा आपको कि प्लीज़ राइट डाउन द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन, ओके। तो आप जो है ये है कि स्ट्रक्चरल पार्ट का इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। अदरवाइज कहीं पे आपको ये जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आगे लिखा जाता है सोर्सेज। तो उसमें पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पूछा था कि स्विट्जरलैंड या आयरलैंड, और आगे लिखा जाता है पार्ट। उसमें ये बहुत बारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपको, जैसे फिलोसफिकल पार्ट फ्रॉम फिलोसफिकल पार्ट कौन सा है इसमें, फंडामेंटल राइट एंड डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे से। तो आपसे क्वेश्चन एक साइड में आपको पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट, और दूसरी साइड पूछा जा सकता है आपका कि सोर्स क्या है आपका, वो रहेगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और पॉलिटिकल पार्ट जैसे प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड
रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ये लिया गया था आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके बाद कनाडा से लिया गया आपका गवर्नर्स की जो पावर्स हैं, गवर्नर्स के रोल हैं, ये सब जो है जर्मनी से एमरजेंसी पावर आपको पता है कि आर्टिकल हमारी जो है 352, 356 और 360 आर्टिकल में आता है। और बहुत बार ये पूछा जाता है कि एमरजेंसी पावर्स जो है प्रेसिडेंट की क्या क्या है और कौन से आर्टिकल के अंदर होती हैं। तो ये सब जो है कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। और उसके बाद जो फ्रांस से अलग कुछ पार्ट फ्रांस से लिया गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाता है तो ये सब जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है कि ब्लेंड ऑफ उसके बाद अगला है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सॉरी, इधर होना था। ठीक है जी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है मिक्स है, रिजिडिटी भी है उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी है कि स्पेशल प्रोविजन टू अमेंडमेंट अमेंडमेंट। उसमें क्या है कि रिजिडिटी आपकी कैसे पता लगे कि आपको रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लचीला है या सख्त है। जैसे वो रिजिड रिजिड कैसे है, रिजिड है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आपको अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो है स्पेशल प्रोविज़न लाना पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि उसमें दिया गया है कि अमेंडमेंट का कि आपका जो है अमेंडमेंट के जो कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें आपको स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें ओनली स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द मतलब सेंटर चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ये सब जो कंडीशंस हैं, दो दोज कंडीशन मेक दिस आर्टिकल रिजिड, दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फ्लेक्सिबल क्या है, जैसे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको मतलब सीधा आप जो है सिंपल मेजोरिटी से आप जो है पास कर सकते हैं। जैसे आपको स्टेट्स का नाम चेंज करना हो, कुछ भी स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी हो, सिटीजनशिप में कुछ चेंजेस करने हो, तो ये सब जो है आप आराम से इसको सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और उसमें क्या ऑर्डिनरी प्रोसीजर होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें इस सिंथेसिस ऑफ बोथ, इन दोनों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक और है कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वॉइस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पेशलिटी है कि ये जो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वॉइस। आपको पता है जो जो सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तो फेडरल होता है और एक जो यूनिटरी वाइज होता है। फेडरल होता है कि आपका क्या है कि सेंटर है और स्टेट्स है। ठीक है, तो पावर्स जो है आपकी स्टेट्स की अलग पावर्स हैं, सेंटर की अलग पावर है। ठीक है, और यूनिटरी होता है कि ओनली सेंटर ने ऑर्डर दिया है, जो सेंटर के आदेश है वही जो है सारा स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी। तो इसमें बोला इट इस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट मस्ट बी ओ एफ। ओके फ्रेंड, ऑफ गवर्नमेंट फॉर विज टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट। जैसे आपको पता है कि जो फेडरल जो जो सिस्टम होता है गवर्नेंस का, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि फेडरल सिस्टम में देखो उसमें गवर्नमेंट्स के टू डिवीजन होते हैं, जैसे मैंने बताया सेंटर और स्टेट के बारे में। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर कि सेंटर्स की पावर अलग होती है, स्टेट्स की पावर अलग होती है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटर्न क्वेश्चन बाई कैमरलिज्म होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म। ये जो है आपको जो मैंने चीज़ें बताई है आपको इधर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, टू गवर्नमेंट्स division of power, written constitution, supremacy of constitution and written constitution, bicameralism।
ठीक है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, दीज आर दी फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम। और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन नॉन फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर लाइक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको, उसके क्या फीचर्स हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस एंड इमरजेंसी प्रोविजन। ये सब जो प्रोविजन, ये सब जो फीचर्स हैं ये किसके हैं? ये है यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज करके ये शो करता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, प्लीज एक्सप्लेन। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। और उसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन वर्ड हैज़ बीन रिटन। बट आपको ये बता दूँ कि ये जो है कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल विद फेडरेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा गया है। तो प्लीज़ आप इसको याद करके रखना। और ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये भी आपको पूछा जाता है कि राइट डाउन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, प्लीज एक्सप्लेन। तो आपको ये सब दिखना है कि दीज आर दी आर्टिकल्स और दीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इंडियन constitutes federal system with unitary bias because of the following reason or the following reasons or the following due to following features। ठीक है, तो आपने ये लिखने हैं कि ये जो है ये फीचर्स हैं, ये आर्टिकल हैं जो ये करते हैं, जो फेडरेशन के हैं और यूनिटरी के ये हैं, और उनकी वजह से जो है दीज बोथ आर्टिकल्स, दीज बोथ फीचर्स आर फाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम आपको these questions are likely to come in any of the exams in future। तो प्लीज़ आप इनको याद करके रखना। ठीक है जी। तो ये जो है इसी तरह आज इसके जो इतने ओनली आई कैन राइट दिस मच ऑफ फीचर्स, और भी इसके बहुत से फीचर्स हैं जो वी विल डिस्कस इन फ्यूचर क्लासेस। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये होगा कि वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु कैन स्टडी इट, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट, और अपनी जो तैयारी है हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। एंड माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ वंस अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और आपके जो अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड एनहांसिंग माय नॉलेज बाय लिसनिंग एंड गिविंग too much attention to my videos। Thank you very much।